नमस्कार। इस समय हूँ जिला इटावा में। इटावा की बात करूँ तो ब्लॉक बसरेर में बैठा हूँ। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे युवा नेता बात करने के लिए उपस्थित हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक अच्छी पहचान बनाई और जनता के साथ हमेशा सुख-दुख में साथ रहे हैं। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने ब्लॉक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। तो बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ, चूँकि चुनाव बहुत नज़दीक है, चंद महीनों का समय रह गया और समाजवादी पार्टी अपनी जाति समीकरण, बूथ मैनेजमेंट पे काम कर रही है। उसी कड़ी में इस समय कार्यकारिणी का गठन हुआ और मौका मिला है। बात करने को जानने का प्रयास करता हूँ कि इस बार जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी से, वो कैसे मुकाबला पार्टी कर पाएगी और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपको बधाई कि पार्टी ने आपको भी हाल ही में ब्लॉक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका। और जो ब्लॉक की मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है, मैं जिला नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने इतनी अहम ज़िम्मेदारी जो मुझे ब्लॉक की दी, मैं उन्हें आपके माध्यम से पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी उम्मीद पे मैं खरा उतरने का काम जी। रही बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी कहीं चुनाव में 24 के में है नहीं, आप नोट कर लें, आपके इंटरव्यू चल रहा है। 24 के चुनाव में कहीं बीजेपी नहीं है, कहीं आप चले जाओ, गाँव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, सब जगह लोग त्रस्त हैं। आप गाँव में चले जाओ, रात-रात में किसान खेतों में रखवाली कर रहे हैं, गाय, सांड देखते हैं रात-रात भर। हम भी किसान हैं, हमें भी जाना पड़ता है, देखते हैं। तो रात-रात भर 2-2, 3-3, 4-4 बजे 30-30, 40-40, 50-50 गायों का झुंड आता है और जिस खेत में वो घुस गई, वो पूरा खेत करके आप साफ कह कर रहे हो 24 में कहीं भाजपा नहीं है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता छोटे से लेके बड़े तक कह रहे हैं इस बार 400 पार। ये बीजेपी का जैसे जुमला दिया था उन्होंने कि 15 लाख आएँगे और फिर जब वो अमित शाह ने कहा कि नहीं वो 15 लाख नहीं, एक जुमला था। ऐसे ही ये बीजेपी का जुमला है 400 पार। बीजेपी 400 पार नहीं, अब ये कम से कम 400 साल पार जा रही है, कभी अंदर नहीं आता। 400 साल पार। ये 400 साल। पार देश में। और देश 24 के बाद आप देख लेना, 24 के बाद जैसे ही स चुनाव होता है उसके बाद ही प्रदेश में भी सरकार। पार्टियां, आपकी पार्टी कैसी तैयारी कर रही है, किस मुद्दे पर? पार्टी मुद्दे मुद्दे तो काफ़ी मुद्दे हैं। मुद्दे आप देखिए बेरोज़गारी का कितना बेरोज़गार घूम रहा है। आप पुलिस का फार्म देख लीजिए, 60,000 की भर्ती है, कब अभी अभी आप पता कर लीजिए, कम से कम 20-25 लाख फार्म भर चुके हैं। ये बेरोज़गारी का आलम है। इतनी बेरोज़गारी इधर बढ़ गई है, आप हर गाँव में चले जाओ, गाँव में युवा सब घूम रहे हैं, सब तरीके से त्रस्त है, किसान त्रस्त है। आप कह रहे हो बेरोजगारी बढ़ गई। योगी जी कहते हैं कि प्रदेश में परफेक्ट पढ़े लिखे और टैलेंटेड युवा है ही नहीं जिनको हम रोजगार दे दें। वो सही कह रहे हैं, जब कोई एक 4th क्लास की नौकरी लगती है तो बीटेक वाले फार्म डाल देती है, बेरोज़गारी है। लेकिन वो बीजेपी है। झूठ बोलने की माहिर पार्टी अगर कोई है तो बीजेपी। यही तो बात है कि आप पत्रकार महोदय, आप भी इतने समझदार होने के बाद आप बताइए, धर्म की आप बात करते हैं। सबसे बड़ी देखिए मूर्ति मेरे कमरे में लगी है राम। आप करिए कैमरा, देखिए सबसे बड़ी मूर्ति लगी है। मैं आया था, ले मैं जब आया था तो सबसे सबसे बड़ी पहले। मूर्ति सबसे बड़ी मूर्ति मेरे कमरे में लगी है। मैं इसकी निमाज़ तो नहीं करता कि मैं राम भक्त हूँ। कृष्ण जी की मूर्ति रखी है, तो मैं तो नहीं निवास करता हूँ, भक्त हूँ। मैंने 8 साल खुद, आप मेरा पता कर लीजिए, अब 8 साल मैंने राम का पाठ किया। मैंने एक-एक हर एक-एक चौपाई सबका अध्ययन किया, तब राम का पाठ किया। राम जैसे भगवान जो चाहेगा वो ही होने वाला है। से मूर्ति की स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को। चलो ठीक है, आपने कहा तो हमने मान लिया जी मोदी जी बनवाए। पुलवामा हमला हुआ, इसका श्रेय मोदी जी को क्यों नहीं देते? कि मोदी जी की सरकार फैल रही है इसके लिए पुलवामा हमला हुआ। 50 किलो की डीएपी की बोरी 40 किलो की हो गई, 40 किलो की हो गई। क्यों नहीं सरकार के बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी जी ने करवा दी। बेरोजगारी दर बढ़ गई, क्यों नहीं कहते मोदी जी ने करवा दी। सिलेंडर 600-700 रुपए वाला 1500 रुपए को क्यों नहीं कहते मोदी जी ने करवा दिया। इस बात का श्रेय मोदी जी को क्यों नहीं देते। आप इस बात का देते हो कि राम मंदिर मोदी जी बनवा रहे हैं, इस बात का भी श्रेय मोदी जी को दीजिए, क्यों नहीं देते हो। 750 किसान मर गए और वही किसान बिल वापस हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है। 750 किसान थे, इंसान नहीं थे। ये घर का इंसान मरता है, कोई खत्म हो जाता है, उस घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। पत्रकार महोदय, आपको अच्छे से जानकारी होगी। इतने सारे मुद्दे, इतनी सारी चीजें, फिर भी मुकाबला नहीं कर पा रहे। वो कहते, आपने मोदी जी का भाषण सुना, मगर एक अकेला सब पे भारी, सीना ठोक के पार्लियामेंट में कहा। और आप पूरा गठबंधन बना रहे, फिर भी हाँ, मुकाबला नहीं हो पा रहा। अब जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, कितने गठबंधन में कितनी पार्टियाँ हैं? उनकी तो 34 पार्टियाँ हैं, मेरे में तो लगभग 24 के समथिंग पार्टियाँ हैं। तो किसकी गठबंधन की पार्टी ज़्यादा हुई आप मुझे बताओ? 34 ज़्यादा हो तो 24 ज़्यादा होते, कौन से ज़्यादा होते?
बताओ ना, जब इंडिया गठबंधन का जब गठबंधन की बैठक हुई, उसके बाद बीजेपी की बैठक हुई गठबंधन की, उसमें 34 पार्टियां गई। गठबंधन की आपने बात करी, भाजपा आरोप लगाती है कि गठबंधन बना रहे, मीटिंग कर रहे, दूल्हे का पता नहीं, दूल्हा कौन है? मुकाबला जो एक दूल्हा दूसरी तरफ तैयार है, उसका मुकाबला दूसरा दूल्हा कहाँ है? चलो मोदी जी को हटा दी, प्रधानमंत्री बात है, बीजेपी में बता दो कौन दूल्हा है। बीजे मोदी नहीं बने उसके बाद कौन है बीजेपी में? है कोई? कोई नाम ही लेके दिखा दे कि मोदी के बाद कोई है। इसमें कम से कम नाम तो ले रहे हैं, उम्मीदवार तो है। उसमें तो मोदी के अलावा कोई है दूसरा? किसी की हैसियत हो कोई बता के दिखा दे। और जिस दिन कह दे उसी दिन उसकी सदस्यता चली जाएगी या वो जेल में चला जाएगा। यानी कितने पत्रकार चले गए, कितने नेता चले गए। चल क्या रहा है इस देश में? सच्चाई इस देश में कड़वी है। सच्चाई आप बोलोगे आपको जेल हो जाएगी। पत्र आप मीडिया पे प्रश्न लगा रहे हैं, मतलब नहीं हम लोग भी झूठ बोलते हैं। नहीं, आपका जो आप मीडिया अगर चाहे तो बताइए, मीडिया सच दिखाई नहीं पा रही है। गलती हम आपकी नहीं मानते। गलती क्योंकि आप भी परिवार वाले हो, आपके भी फैमिली है। मतलब हम लोग भी डरे हुए हैं। नहीं, हर हर पत्रकार न डरे हो तो क्या करे बता? पत्रकार डरा हुआ है? पत्रकार न डरा हुआ हो तो सच्चाई क्यों नहीं दिखाते? ये बात कहो कि ऐसे 750 किसान मर गए तो मोदी जी की जिम्मेदारी है। कही आपने? कभी नहीं कही। और ना कोई मीडिया वाले दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? नहीं, अब तो किसानों के बिल वापस ले लिए। अच्छा एक चीज बताओ, आप अभी अभी ये कह रहे थे हम खेतों में जाते हम भी रखवाली करते। मोदी ने कहा था किसानों की आय को दोगुना करेंगे। तो आज दोगुना हो गई, वो गाय चल रही है खेत में। किसान की आय दोगुना नहीं हो गई, किसान की मेहनत दोगुना हो गई। एक तो दिन में काम करता है खेत पे, और जब बेचारा हारा थका आता है तो रात में फिर खेत वही खाने जाता है। कैसे समझा पाओगे जनता को? बहुत मुद्दे आप गिना रहे हो, जनता के बीच जाते हो सब विफल हो जाते हैं, आप हार जाते हो तो ईवीएम पे दोष देने लगते हैं। ईवीएम पर दोष नहीं देते। ईवीएम की जो बात है वो भी सत्य है कि जहां उन्हें करनी होती है कार्यस्थान वो करते हैं। इन्हें बीजेपी वाले कहते हैं। और रही मुद्दे की बात, बीजेपी 24 में, आपसे मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ एक बार, 24 में जा रही और बीजेपी अब आने वाली नहीं है। पूरी तरह से जनता त्रस्त है। किसान हाहाकार कर रहा है, महिलाएं, बेरोजगार युवा बहुत परेशान है। हर तरीके से बीजेपी जाने वाली है। लाख अब्दुल जी कैसी बात कर रहे हो? आपको भी हाल ही में प्रभार मिला है तो जोश में आ गए। कैसे समझा पाओगे जनता को? आप हार जाओगे चुनाव तो फिर ईवीएम को दोष दोगे। मुद्दे आप बहुत सारे गिना रहे हो, आप कह रहे हो मतलब अभी कह रहे झूठ बोलती बीजेपी। क्या झूठ बोला बताइए आप? उन्होंने कहा था राम मंदिर तो बनवा रहे हैं, किसानों को नगद 2000 रुपए दे रहे हैं, गरीबों को तो राशन दे रहे हैं। कैसे मुकाबला कर पाएंगे? जो आपने राशन की बात की, लगभग वो बता रहे 80 करोड़ लोगों को हम राशन नहीं, दे उन्होंने अभी छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा का चुनाव था, मोदी ने कहा कि आपका भाई, आपका बेटा अगले 5 साल तक 80 करोड़ परिवारों को निःशुल्क राशन देगा। अब एक बात बताइए, 80 करोड़ को जब ये राशन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं? जब नहीं, मैं राशन तो निरंतर इस बात को नहीं उठाता भाई, हूँ। नहीं, जब 80 करोड़ को दे रहे हैं तो फिर आप मोदी जी कैसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बने? कैसे बने जब 80 करोड़ देश में लोग गरीब है? राशन जब वो फ्री का मिल रहा है वो खा रहे हैं तो फिर देश कहाँ से पे आत्मनिर्भर बन गया? ये तो सरकार की विफलता है। वो आवेश में आके भूल जाते हैं, सच्चाई निकल जाती है मुंह से कभी कभी। इस देश का आलम ये है कि जो गरीब है वो और गरीब है। मात्र दो, एक अडानी और एक अमानी। उनमें फाइट चल रही है कि कल वो पैसा वाले बनेंगे, परसों उनका शेयर बाजार बढ़ गया वो पैसा वाले। उनमें चल रहा है कि 2 दिन वो 2 दिन में वो, बस। और गरीब से गरीब और नीचे जा रहा है। और आने वाले 24 में तो आ नहीं रहे। किसी कारण अगर ये आ गए तो ये देश पूरा। सपा किस मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी? सपा बेरोजगारी मुद्दा ले जाएगी। नेताजी का नारा था फ्री शिक्षा, फ्री दवाई, फ्री पढ़ाई। और नेताजी ने नारा दिया फ्री दवाई की, शिक्षा फ्री मिली और पानी फ्री मिला। और उसी मुद्दे को लेके हम लोग जाएंगे। और 2024 में कितनी सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी? अगर गठबंधन से जितनी सीटें मिलती हैं उसमें गठबंधन पूरा 80 में से 80 सीटें जीतने का काम यूपी में करेगा। 80 जीत जाओगे तो फिर प्रबल दावेदार हो सकते हैं अखिलेश जी प्रधानमंत्री पद के। नहीं, ये दावेदार की बात है तो हर आदमी जो जीत के जाएगा वो दावेदार है। इसमें गठबंधन में हर चेहरा एक से एक अच्छे चेहरा है। यही बात तो हम कह रहे हैं। गठबंधन, इंडिया गठबंधन में एक से अच्छे अच्छे चेहरे हैं दावेदार के। और सबसे अच्छे चेहरे माननीय अखिलेश जी यादव से अच्छा कोई चेहरा है ही नहीं। राहुल से आगे निकल गए अखिलेश।
नहीं, राहुल से आगे नहीं, राहुल से आगे नहीं, और अखिलेश जी ने ये करके, हम नहीं कह रहे, ये अखिलेश जी ने करके दिखाया। 2012 से 17 की सरकार देखिए आप यूपी, फ्री लैपटॉप बंटवाए, कन्याओं को विद्याधन दिलवाया, क्या आलम था। आगरा से देखिए एक्सप्रेस वे बनवाए, लखनऊ आगरा से, इसी की कॉपी पे पूरे भारत में एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, और लेकिन बना नहीं पा रहे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना, मैं एक दिन गया, उस पे आप चलो, जैसे लगता है जैसे झूला झूल रहे हो, इधर से जाओ उधर जाओ, और आप चले जाओ लखनऊ एक्सप्रेस वे में। आप पानी का गिलास रख दो, कहीं पानी नहीं छलकेगा, और उस पे तो हम जो कह रहे हैं कि आप सही तरह से अगर बेल्ट लगा के ना बांधे तो शायद आपका सर पर ना फूक जाए, इस तरीके के बुंदे। तो वो जीत के प्रति आश्वस्त हैं। पूरा कन्फर्म जीत हो रही है 24 में, समाजवादी पार्टी की गठबंधन की सरकार बन रही है केंद्र में, ये आपको भरोसा दिला। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से आपको ब्लॉक अध्यक्ष पद बनने के लिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आखिरी सवाल, नववर्ष की शुरुआत हुई है, गणतंत्र दिवस का आगमन है, आपकी तरफ से प्रदेश, देश जाने मिलने-जुलने वालों के लिए क्या शुभकामनाएँ? मैं सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी शुभचिंतकों को, सभी मेरे बड़े-बूढ़ों का आशीर्वाद है जो मुझे पार्टी ने इस पद की ज़िम्मेदारी दी। मैं सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि सब लोग मिल-जुल के काम करूँगा, और जहाँ पे जैसे भी मेरी जब भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं वहाँ पे कदम से कंधा मिला के खड़ा रहने का काम करूँगा। और पुनः मैं पूरी पार्टी नेतृत्व का, जिला नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाल के मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको नववर्ष की और आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।